दोस्तों ये पहला लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर एलेबोरेट कर देना चाहता हूँ। हम लोग देखेंगे कि अर्थ कैसे मूवमेंट करती है, ठीक है, मींस रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, यानी कि घूर्णन अथवा परिक्रमण करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइडरियल डे क्या होता है, या साइडेरियल डे कहीं कहीं पर इसको लिखता है, यानी कि नक्षत्र दिवस क्या होता है। इसके बाद सौर दिवस या सोलर डे के बारे में जानेंगे। पेरीहिलियन, एपीहिलियन, उपसौर और अपसौर की दो विशेष स्थितियां होती हैं, उसे जानेंगे। दिन क्यों छोटा बड़ा होता है, दिन रात क्यों होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ किस पाथ पे मूव करती है वो देखेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग इस चैप्टर के ऋतु परिवर्तन या जो सीज़न चेंज होता है वो देखेंगे कि वो किस कारण से होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस ये पॉइंट्स देखेंगे। कल के लेक्चर में इसके बाद हम टाइड्स को देखेंगे, टाइड्स का क्या प्रभाव होता है। उसके बाद जो एक्लिप्सेस लगते हैं, जो ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, इन दोनों के विषय में हम लोग विस्तार से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चला जाए और जो आपके भी समझ में आए, मैं अपना पूरा योगदान दूंगा उसमें। उसके साथ ही साथियों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ज्योग्राफी का लेक्चर होगा, जो वीक में एटलीस्ट 4 डेज़, यानी कि सप्ताह में 4 दिन आएगा, 6 दिन भी आ सकता है, 7 दिन भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 4 डेज़ का प्रयास किया जाएगा। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम पोर्शन वाइज कवरेज करेंगे। जैसे पहले सोलर सिस्टम की कुछ चीज़ें, अर्थ और उसके आसपास के जो भी ग्रह हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, या फिर जो मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, उनके विषय में कुछ जानकारियाँ बेसिक्स। उसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक भूगोल कि कैसे वेदरिंग होती है, कैसे सीज़न चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे मानसून आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें, अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का इनर स्ट्रक्चर जो भी है वो हम लोग फिर फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। और इसको फर्दर लेकर के जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। हम लोग अन्य देशों के बारे में जानेंगे, अन्य देशों की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद के पोर्शन में होगा, जब भी वो 1 मंथ या सवा मंथ, महीने के बाद जब भी उसका टाइम आता है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितना भी कवरेज है 2023 के लिए, चाहे आप जीएस के किसी भी पोर्शन को कवर करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एक एक कंसेप्ट को, जो भी किसी एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे छोटे या बड़े एग्ज़ाम में, ठीक है, उसको टारगेट करके आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। उसके साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फ्रेंड्स यूपी पीसीएस के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं, या ये लेक्चर इस लिए देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस के लिए उन्हें जाना है, वो भी इस लेक्चर सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं मेंस की आंसर राइटिंग के एक आध क्वेश्चन भी आपको कराता रहूँगा, ठीक है। हालांकि वो श्योर नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको डेली बेसिस पर वो कराऊं, ठीक है, बट जहां मुझे टाइम मिलता है और जहां मुझे लगता है कि यहां पर एक आंसर राइटिंग करानी चाहिए, मैं आपको वहां पर एक आंसर राइटिंग जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से जो है मूवमेंट करती है। पहले तो समझते हैं कि अर्थ जो है वो है कैसी। सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, कुछ ब्लू कलर की हमारी अर्थ होती है, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है ना, क्योंकि लगभग 75% या 3/4 भाग जो है हम लोग का वो क्या है, वाटर है। H2O मैं लिख रहा हूँ। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर के फॉर्म में हो सकता है, समुद्री जल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्वच्छ वाटर जो कि लेस देन 1% है हमारा, पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जो जल है वो लेस देन 1% है, उसके फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो 1/4 है वो हमारा भूखंड है, स्थलखंड है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर थोड़ी नीली और ग्रीन कलर की, ग्रीनिश ब्लू दिखाई देती है, ठीक है। हरियाली के नाते सी वाटर बेसिकली ग्रीनिश ब्लू होता भी है कि वो थोड़ा नीले और हरे रंग में मिक्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती कैसे है। तो हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना। ऐसे समझिए कि मतलब सबसे पहले जो सुबह होती है वो सुबह होगी आपके अरुणाचल प्रदेश में, अगर आप भारत के रेस्पेक्ट में बात करें, सुबह होगी आपके अरुणाचल प्रदेश में। और जो आपका मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है,
ये कुछ भारत है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है आपका, और यहाँ पर गुजरात है। तो हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, यूँ हो रही है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा और उसके बाद गुजरात में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग की मूवमेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है मूवमेंट होती है। आगे चलते हैं। दो टाइप की गतियाँ करती है हमारी पृथ्वी। पहला तो करती है रोटेशन और दूसरा करती है रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब होता है किसी चीज़ का अपने ही अक्ष के ऊपर घूमना। लाइक अगर आपने लट्टू घूमते हुए देखा होगा, ठीक है ना, लट्टू जो घूमता है वो कुछ ऐसे घूमता है कि वो अपने अक्ष के ऊपर घूमता रहता है, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम लोग रोटेशन, कि जैसे आप जहाँ पर खड़े हों वहाँ पर अपने ही अक्ष के परितः घूमना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसे बोलेंगे रोटेशन या घूर्णन। और दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के परितः घूमना शुरू कर दीजिए, ठीक है, उसे बोलते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे। घूर्णन होता है जो अपने अक्ष पर होता है, रिवोल्यूशन होता है जो दूसरे के परितः होता है, ठीक है। तो पृथ्वी बेसिकली जो घूर्णन करती है वो स्वयं के अक्ष पर करती है, परंतु जो रिवोल्यूशन करती है वो सूर्य के सापेक्ष करती है। अगर हम लोग सूर्य को स्थिर माने, ठीक है ना, हम सूर्य को अगर स्थिर माने तो पृथ्वी उसके सापेक्ष रिवोल्यूशन करती है। चलिए आगे देखते हैं, रोटेशन के विषय में कुछ बातें जानते हैं। रोटेशन में क्या है कि पृथ्वी एक रोटेशन मतलब अपनी अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, मतलब 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी एक चक्कर स्वयं का लगा लेती है, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये स्वयं के रिस्पेक्ट में है या किसी नक्षत्र के रिस्पेक्ट में है। नक्षत्र मतलब कि बहुत दूर का ऐसा तारा जिसके रिस्पेक्ट में पृथ्वी की पोजीशन चेंज नहीं है। इसे मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आप ट्रेन से गुजर रहे हैं, आपके सामने 200 मीटर पे 100 मीटर पे एक कोई पेड़ आता है, ठीक है ना। उस पेड़ को आप देखेंगे, वो पेड़ आपके सामने से जस्ट 2-3 सेकंड में, अगर ट्रेन की स्पीड ठीक ठाक है तो गुजरते हुए दिख जाएगा और फिर वो पीछे चला जाएगा। परंतु आप सोचो कि अगर आपको 1 किलोमीटर दूर कोई पेड़ दिख रहा है, सपोज करिए कि ऐसा वो दिख रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से 2-3 किलोमीटर भी आगे चले जाएंगे, फिर भी वो पेड़ की पोजीशन जो होगी अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दूर की चीज़ के रिस्पेक्ट में आपकी ट्रेन थोड़ी सी स्टैटिक या स्टेबल फील करेगी, स्थिर फील करेगी, जबकि जो नज़दीक की चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में आपकी ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हुई फील करेगी, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है वो लगभग 23 घंटे 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड, ठीक है। ये इसका एक्चुअल होता है जो रोटेशन टाइमिंग होती है। फिर कह रहा है कि इफ़ अर्थ इज़ नॉट बेंड ऑन इट्स एक्सिस, ये पॉइंट देखते हैं। अर्थ अगर अपनी अक्ष पे झुकी हुई ना हो, नॉट बेंड नॉट टिल्टेड एक्चुअली, अगर वो अपने अर्थ एक्सिस पे झुकी हुई ना हो तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई ना हो तो एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक पिक्स लगा रखी है, ये देखिए। कह रहा है कि ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि अर्थ कहीं ना कहीं ये झुकी हुई है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये जो है ये टोटल झुकावट है अर्थ की, ठीक। तो कह रहा है कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई ना हो तो यानी कि सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पर इतनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कम पड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर लेस इंटेंसिटी का हीट जा रहा है और यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर एक बराबर यानी कि बिल्कुल एक बराबर जो है सूर्य का प्रकाश होगा और दिन और रात जो है उसकी अवधि समान होगी, यानी कि डे टाइमिंग एंड नाइट टाइमिंग विल बी इक्वल, यानी कि दिन और रात का जो होगा अवधि समान होगा, यानी कि डे नाइट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 12 घंटे का दिन हो रहा है और 18 घंटे का दिन हो रहा है और बाकी 6 घंटे की या 8 घंटे की रात हो रही है, ठीक है ना, 6 घंटे की रात हो रही है, ऐसा नहीं होगा। 24 ही घंटा होता है टोटल, बिल्कुल 12 घंटे का दिन होगा एंड एग्जैक्टली 12 घंटे का रात होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब ठीक 6 बजे भोर हो जाएगा, ठीक 6 बजे रात हो जाएगी शाम में, ऐसा कुछ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। फिर कह रहा है स्पीड ऑफ अर्थ। अगर स्पीड ऑफ अर्थ की बात की जाए तो चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, यानी कि अपनी एक्सिस पर घूम रही है, अपने अक्ष के परितः घूम रही है, तो ये घूमती किस स्पीड से है, जो अर्थ है वो आपकी घूमती है 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 0.46 किलोमीटर जो है घूम जाती है अपने अक्ष के परितः, ठीक है। परंतु ये होता कहाँ है, ये होता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर,
अब भूमध्य रेखा क्या होती है? सपोज करिए कि ये अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा होती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए हूबहू। जब जिसका पोर्शन आएगा मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लाइक इक्वेटर अभी मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, ठीक है। जब उसका टाइम आएगा कि इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन बाय मी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ, हाँ तो ये मैंने बता दिया था 4-6 किलोमीटर। अब 60 डिग्री पे अगर देखा जाए, अगर हम लोग 60 डिग्री पे सीधे देखें, अभी तो ये 0 डिग्री पे देख रहे थे, अब ऐसे जानिए कि 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, कहीं पर 60 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री पर ऑब्जर्व किया जाए तो हम देखते हैं कि इसका जस्ट हाफ यानी कि 0.23 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड कितनी होती है? 0.23 किलोमीटर पर सेकेंड। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये पोल्स पर पहुँचेगा, इसको बोलते हैं पोल, तो अगर ये 0 से ऐसे बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर जो अर्थ की स्पीड होती है वो हम सपोज करते हैं कि 0 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि पोल ड्यूरिंग रोटेशन डू नॉट मूव, यानी कि जो पोल होता है, ठीक है, जो ध्रुव होता है किसी अर्थ का, अपनी अर्थ का, वो रोटेशन के दौरान, वो घूर्णन के दौरान स्थिर प्रतीत होता है, अर्थात मूव नहीं करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। देखिए, अगर आपको थोड़ी भी बहुत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर थोड़ा कम हिंदी बोलिए या थोड़ा कम इंग्लिश बोलिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर के चलने की कोशिश करूँ, और पहला लेक्चर है इसलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो भाई साहब होता क्या क्या है? होता कुछ यूँ है कि विंड फ्लोज, यानी कि हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। अर्थ है, ये रोटेट कर रही है मज़े से, ठीक, थोड़ी सी अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है ना, यूँ है कुछ, तो ये मज़े से चल रही है, तो हवाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं? हवाएं चल रही हैं, ठीक। प्रेशर डिफरेंस हो रहा होगा कुछ, तो हवाएं चल रही हैं, ठीक। डिस्टर्बेंस इन द ओशियानिक करंट, जो हमारे समुद्र हैं उनकी जो लहरें हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है कि अर्थ जब मूव कर रही है, और मैंने आपको बताया कि 3/4 ऑफ द पोर्शन, यानी कि 4 में से 3 भाग आपका जल या जल के जो विभिन्न फॉर्म होते हैं, लाइक आइस या फिर शुद्ध जल, इस प्रकार का है। ओशियंस में बेसिकली खारा जल भरा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखेगा? उन्हीं खारे जल के पानी पर, उन्हीं महासागरों में, उन्हीं ओशियंस में जो करेंट्स होंगी, जो उनकी लहरें होंगी। करंट मतलब क्या होता है? जो उनकी लहरें हैं, ठीक ना, इन पर जो है उसका प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। लहरें हैं, धाराएं बोलते हैं, जो भी बोलिए आप, ठीक, उन पर प्रभाव दिखाई देगा। फिर कह रहा है कि डेली टाइड्स, जो आपके ज्वार आते हैं, रोजाना जो ज्वार आ रहे हैं, टाइड मतलब होता है ज्वार, तो जो ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आपने सुना होगा कि जो चंद्रमा चूंकि पास है तो चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसकी शक्ति से जो है पानी ऊपर की ओर उछल रहा है, ठीक है, ज्वार आ रहा है, भाटा मतलब नीचे आना। तो ये जो ज्वार आते हैं या टाइड्स आते हैं, ये भी जो है अर्थ के रोटेशन के कारण ही आ रहा है। फिर कह रहा है फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स, ऐसा माना जा रहा है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो ये जो पोल्स हैं ये घूमते घूमते क्या हो जा रहे हैं? फ्लैट हो जा रहे हैं, वो चिपटे हो जा रहे हैं, ठीक है ना। फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स हो रहा है, ये पोल है, ध्रुव क्या हो जा रहे हैं? चिपटे हो जा रहे हैं। बल्जिंग ऑफ अर्थ एज इक्वेटर, अब देखिए ये बहुत ही समझने वाली बात है, मैं इसको फिर से एक बार यहाँ पर डिलीट करके समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। कह रहा है बल्जिंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, अर्थ जो है, जब मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने ले ली और उसे किसी अक्ष के परिता बांध करके या फिक्स करके आप घुमाने लगे, जैसे अर्थ है, पहले अर्थ ऐसी थी, बिल्कुल शेप्ड, ठीक। आप अर्थ को सपोज करिए, अभी मैं टिल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ही समझिए, बस आप अर्थ को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। आप जब इसको घुमाना स्टार्ट कर दिए, जो कि इक्वेटर पे 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही तेज घूम रही है, तो कुछ टाइम बाद, कुछ हजार वर्षों बाद आपको अर्थ की जो स्थिति है वो थोड़ी ऐसे दिखाई देगी, ठीक। यानी कि ये जो पोर्शन होगा वो थोड़ा चौड़ा दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से वो घूम रही है कि ये बीच का पोर्शन बल्ज हो जाएगा, यानी कि चिपटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ही बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा का
उभार, ठीक है ना, या बल्जिंग ऑफ इक्वेटर। तो वहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि बल्जिंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, यानी कि बल्ज मतलब उभार हो जाता है पृथ्वी का इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर। ये भी किसके कारण होता है? ये भी होता है रोटेशन के कारण। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ नॉर्दर्न मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे समझना है कि पृथ्वी के पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानते हैं कि उसका जो क्रोड होता है, ठीक है, अंदर का, वो लिक्विड होता है और बहुत ज़्यादा फेरस मटेरियल से भरा हुआ है। और चूंकि पृथ्वी इतनी तेज रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। परंतु ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड में करती है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड में करती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। तो पहले इसकी स्पीड कम थी, यानी कि पूरे साल में 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, इवन 1975 तक 10 किलोमीटर के आसपास मूव करता था एक साल में, ठीक है। परंतु अब उसके रिस्पेक्ट में लगभग 45 प्लस, यानी कि 52 किलोमीटर पर ईयर ये पोल्स जो है मूव कर रहे हैं, ठीक। उनका क्या प्रभाव होगा वो बहुत ही विस्तृत विषय है, तो उस विषय में कभी चर्चा करेंगे जब समय होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस पूरे लेक्चर का। तो इसका नाम है साइडेरियल डे एंड सोलर डे। देखिए डिलीट हो गया हाथ से, ठीक है ना। साइडेरियल डे और सोलर डे, पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो शायद आप ऐसे अकेले व्यक्ति भी हो सकते हैं जो ये सही करके आए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और मैं आशा करता हूँ कि अभी मैं समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र मतलब कोई भी तारा या तारों का समूह, दैट इज कॉल्ड नक्षत्र। हमारे वहाँ 12 नक्षत्र माने गए हैं, ठीक है ना। तो नक्षत्र कोई भी तारा विच इज़ फार डिस्टेंट फ्रॉम अर्थ, मतलब ऐसा कोई भी तारा जो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हो, ठीक है ना। जैसे एक तारा है यहाँ पर, पृथ्वी है हमारी यहाँ पर, ये तारा इतनी दूरी पर है कि अगर पृथ्वी यहाँ से यहाँ भी जाती है तो भी इस तारे के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आपको समझ में आ रहा है? या पृथ्वी का पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी का पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर भी इसके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक। ये इसका भी काम पड़ेगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को समझाया। परंतु जो हमारा सन है वो रिस्पेक्टिवली इन तारों के से थोड़ा नज़दीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सौर दिवस क्या होता है, सोलर डे क्या होता है, ठीक। या डायरेक्टली समझते चलते हैं। कहीं पर लिखता है साइडेरियल डे, जहाँ ये जैसे ये लिखा हुआ है, कहीं पर साइडेरियल डे लिखता है, SIDERIAL, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं साइडेरियल डे के नाम से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मानते हैं कि एक डिस्टेंट स्टार है, एक बहुत दूरी पर कोई तारा है, ठीक है ना। एक बहुत ही दूरी पर कोई तारा है और ये हमारी पृथ्वी है और ये हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक। अब हमारी पृथ्वी जो है यहाँ पर रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी करता हुआ दिखाया जा रहा है उसको, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ चली आई, ठीक। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे कि पृथ्वी जो हमारी है वो यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पे आ गई, ठीक। तो ये जो डिस्टेंट स्टार है उसके रिस्पेक्ट में पृथ्वी रोटेट की है ये पता नहीं चलेगा। जैसे समझिए पृथ्वी ने रिवॉल्व किया, वहाँ से वहाँ तक रिवॉल्व की, ठीक है। परंतु जैसे समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इस साइड में देख रहा है, ठीक है। डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही दूर है इस जो स्टार है, बहुत ही दूर तारा है, ठीक। अब पृथ्वी अपना रोटेशन स्टार्ट करती है, रोटेट करना शुरू करती है, ठीक है। एक समय बीतता है जब ये जो व्यक्ति है वो फिर से इसी डायरेक्शन में देख रहा होता है और हमारे हिसाब से एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, हमारे हिसाब से एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। जो डिस्टेंट स्टार है उसके हिसाब से भी
पृथ्वी का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि पहले पृथ्वी इस पोजीशन पर थी, पोजीशन 1 पर, अब पृथ्वी पोजीशन 2 पर है, लेकिन इस डिस्टेंट स्टार को जो कि बहुत ही दूर स्थित है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी रिस्पेक्ट में पृथ्वी थोड़ी भी नहीं हिली। ठीक है, उसे बस मतलब था कि जो व्यक्ति इधर देख रहा है वो व्यक्ति अभी इधर देख रहा है और कुल मिलाकर के एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। तो ऐसी रोटेशन कंप्लीट होने में टोटल लगते हैं 23 आवर्स 56 मिनट एंड 04 सेकेंड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइड रियल डे या नक्षत्र दिवस। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ मैंने समझा दी होगी। ठीक, एक बार और मैं सेम चीज़ें फिर से बोलता हूं। मैं बोल रहा था कि मान लीजिए ये बहुत ही दूर स्थित एक स्टार है, तारा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, फेसिंग साउथ या जो भी कह लीजिए इसको एस फॉर। अब ये पृथ्वी ने अपना रोटेशन स्टार्ट किया, पृथ्वी ने रोटेशन स्टार्ट किया, कुछ टाइम बीता और फिर से ये व्यक्ति इसी डायरेक्शन में देखने लगा। तो उस डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में, उस बहुत दूर स्थित तारे के रिस्पेक्ट में पृथ्वी ने जो रोटेशन किया वो कितने टाइम में पूरा हुआ, इसे ही बोलेंगे एक नक्षत्र दिवस, जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट होता है। ठीक है, परंतु अगर सेम चीज हम अपने सूरज के रिस्पेक्ट में देखें, यानी कि जो सोलर डे है अब उसके रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, अब यहां पर फोटो बना है, मान लीजिए स्टार भी यहीं ठीक सिधाई में है एस के, और सन भी ठीक सिधाई में है। हमने एक साइड रियल डे लिया जबकि स्टार अभी भी बिल्कुल सिधाई में है उस एस पॉइंट के, परंतु सन क्या है, सन अभी थोड़ी दूरी पे है, अभी ठीक उस जगह नहीं आया। आप फिर से ऊपर वाले फोटो से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो ये आदमी बिल्कुल फेस कर रहा था सन को, इसके सर पे सूरज चमक रहा था। जब इसने एक साइड रियल डे कंप्लीट किया तो इसने पाया कि अब मेरे सर के ऊपर तो सूरज नहीं चमक रहा है, सूरज तो अभी थोड़ा इधर चमक रहा है, अभी मेरे सर के ऊपर नहीं है। ठीक, तो इसने कहा कि थोड़ा सा तो और अभी रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा ना भाई, मतलब या तो रिवॉल्यूशन करके पहुंचो, ठीक है, कुछ टाइम बाद, या तो थोड़ा रोटेशन और मांगता है, ये दिल मांगे मोर, इतनी पोर्शन और मांग रही है इसका दिल। ठीक, तो इतना पोर्शन जब ये मूव करेगा तो इस पोजीशन में आया, अगर ये देखिए तो अब कहेगा हाँ हाँ मेरे सर के ऊपर तो चमक रहा है सूरज, यानी कि यहाँ पे सर के ऊपर चमक रहा था, यहाँ इसने कहा कि नहीं चमक रहा है, फिर यहाँ कहा कि चमक रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को जो यहाँ पहुँचा है एक साइड रियल डे में, वो कह रहा है कि मेरे सर के ऊपर नहीं चमक रहा है, जबकि जब मैंने चलना शुरू किया था तो मेरे सर के ऊपर चमक रहा था। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये कंप्लीट हो गया? अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है और हमारा सन इतना नज़दीक है, ठीक है, कंपैरेटिवली उस तारे के, कि इसकी रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इसके परिक्रमण का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अर्थ लैग कर रही है 4 मिनट से, तो यानी कि वो एक सोलर डे कब होगा, जब इस बंदे को ये 4 मिनट का जो डिफरेंस है वो दे दिया जाएगा। यानी कि इसमें जब हम 4 मिनट लगभग ऐड कर देते हैं तो आता है 24 आवर। ठीक है, ये होता है सोलर डे या सौर दिवस। ठीक है ना, अब ये सौर दिवस जो होता है नक्षत्र दिवस से आगे होता है, और कितने का डिफरेंस होता है आप देख सकते हैं कि 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। ठीक है ना, अब इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो मैं डेफिनेशन हिंदी में बोल देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। मैं एक बार ही डेफिनेशन बोलूँगा। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे मज़ा यही होता है कि एक बार आप पढ़ा दो, ठीक है, वो चीज़ें पॉज करके या बैक करके आप सुन सकते हो। तो चलिए लिखिए, साइड रियल डे के विषय में, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, एंड व्हाट इज़ मध्याह्न रेखा, समझ लीजिए, मध्याह्न रेखा मतलब मेरिडियन, ठीक है ना, लाइक जिससे भारत का नापा जाता है हमारा जीएमटी, वो 5.5 घंटे आगे होता है। ग्रीनविच मीन एक जगह है लंदन में, वहाँ से नापने पर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और वो सारी चीज़ें आपको बारी बारी करके क्लियर की जाएंगी। तो अभी बस डेफिनेशन लिख लीजिए, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड की होती है। ठीक है,
आशा करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बैक करके लिखिए, ठीक है। दूसरा, सौर दिवस, किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर से सूरज के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस प्राप्त होता है। इस पूरी अवधि को, मतलब जो पूरी अवधि है वो 24 घंटे की होती है। अब दोनों में डिफरेंस आप लिख लेंगे कि नक्षत्र दिवस जो है वो सौर दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड से कम होता है या छोटा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने रिवोल्यूशन के विषय में आपको एक ही पॉइंट बताया। मैंने बताया कि सपोज करिए ये पूरा पथ है जहाँ पर यहाँ कहीं जो है आपका सन है, थोड़ा सा गलत, ओह, यहाँ कहीं आपका सन है, ठीक है, और पृथ्वी आपकी यहाँ पे है। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड भी इधर उधर दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल देखिए। पृथ्वी की एक्सिस एक बार ऐसी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, और पृथ्वी की एक्सिस एक बार ऐसी है, ओके। अब आप ये बताइए कि ये वाला जो पोर्शन होगा, क्या ये नज़दीक है कि नहीं है? ये नज़दीक है। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या है? दूर है, ये पीछे वाला है ना, ठीक। एक चीज़ और देखिए, अब मैं नज़दीक दूर में एक चीज़ और आपको थोड़ा बताना भूल गया हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ये बताता हूँ कि अगर इसको कुछ ऐसे देखा जाए, ठीक, तो आप पाएंगे कि ये जो नीचे साउथ वाला पोर्शन है ये ज़्यादा नज़दीक है, और यहाँ जो ऊपर का पोर्शन है ये ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ का पोर्शन दूर है और यहाँ का पोर्शन कंपैरेटिवली इसके दूर। आपको ये समझ में आ रही है बातें कि यहाँ पे जो सन की रेस पड़ेगी, यहाँ पे जो सन की रेस पड़ेगी वो नज़दीक पड़ेगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा दूरी चलेगा, ओके। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा अपने अक्ष पे ऐसे है। यहाँ पे जो सन की रेस पड़ेगी वो नज़दीक पड़ेगी और यहाँ जो पड़ेगी वो थोड़ी दूरी ज़्यादा चल के पड़ेगी, ठीक। अब इस सब का प्रभाव समझ लेते हैं। प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी जो है एक अंडाकार मार्ग या एलिप्टिकल पाथ पे गति करती है, ठीक। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के परितः गति करती है, अगर हम लोग सूर्य को स्थिर मान के काम कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, ठीक है। और पृथ्वी की ये जो कक्षा है इसी को अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जो पृथ्वी यहाँ से वहाँ तक इधर उधर घूम रही है, इसी को क्या बोलेंगे? अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? अर्थ ऑर्बिट, ठीक। और इस पूरी घटना को हम लोग परिक्रमण अथवा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक। अब हम लोग 2 पॉइंट और समझते हैं। पहला है पेरीहीलियन, दूसरा है एपीहीलियन, ठीक। पेरीहीलियन मतलब होता है आपका उपसौर, ठीक। उपसौर क्या होता है? क्योंकि इसमें उप लगा है, उप का मतलब क्या होता है? जैसे उपनाम, तो नाम का एक छोटा हिस्सा या उपनाम, आपको कोई उपाधि दी गई, यानी कि नॉट एक्चुअल थिंग, थोड़ी छोटी चीज, ठीक है ना। जैसे लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक इज वेरी बिग नेम, लॉन्ग नेम, ठीक है ना। बट लोकमान्य वो क्या है? एक टाइटल है, एक उपनाम है, तो छोटा नाम। तो उपसौर जो होगा वो सूरज से छोटी दूरी या सूरज से कम दूरी। तो आप दोनों डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें, अगर आप दोनों ओर की डिस्टेंस ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये डिस्टेंस अधिक है और ये डिस्टेंस कम है। हालांकि जितना मैंने फ़ोटो बनाया है इससे कम डिफरेंस होता है, यानी कि ये होती है 152 मिलियन किलोमीटर और ये होती है 147 मिलियन किलोमीटर। डेटा से मतलब नहीं रखेंगे, बस समझाने के लिए मैंने डेटा लिख दिया, ठीक है। मुझे डेटा मिल गया तो मैंने आपको लिख दिया। अब होता है उपसौर और होता है अपसौर, समझते हैं। तो जब पेरीहीलियन मतलब ये होता है कि हीलियन किससे बना है? हीलियोस या आपका सन को ही हीलियोस कहते हैं, ठीक है ना। हीलियम गैस की अधिकता है वहाँ पर, आपको पता भी होगा ना, आपकी संलयन चलता रहता है, 2 नाभिकों का आपस में जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूज़ कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उपसौर वो स्थिति होती है जबकि पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है, ठीक है ना, तो वो स्थिति होती है उपसौर।
और अपसौर वो स्थिति होती है एपिहीलियन, जबकि पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है। अब हमें एक चीज़ और समझना है कि उपसौर और अपसौर की स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होगा, जो सूर्य का सूर्यातप होगा, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक है ना। सूरज का जो ये प्रकाश सूरज निकाल रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो होगा इंसोलेशन जो होगा, यानी कि सूर्यातप जो होगा, हिंदी वाले बच्चे, सूर्यातप या इंसोलेशन जो होगा वो उसका क्या पड़ेगा? पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा कि कभी अधिक मिलेगा, कभी कम मिलेगा। अब देखिए समझना क्या है, फिर से मैं एक बार ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, फिर से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से समझते हैं कि अपसौर की दशा में, अपसौर की दशा में मतलब ये देखिए, ये ठीक। तो कह रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज के पास में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है? सूरज के पास में है, हालांकि इस स्थिति में दूर है, परंतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज के पास में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक। यहाँ पर जो गर्मी होगी वो थोड़ी कम होगी, यहाँ पर जो गर्मी होगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक ना। परंतु उपसौर की स्थिति में, अब इस साइड जो है आपका उपसौर बनेगा, ये अपसौर था, ठीक। अब यहां क्या है कि यहां आपकी गर्मी कम होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि सूरज पास है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये पास में है, ठीक ना। ये 147 मिलियन किलोमीटर ही दूर है और ये 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब ये है कि आपेक्षिक गर्मी बढ़ती है, ये नहीं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चूँकि ये जो सिचुएशन है, आप ऐसे देखिए कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर कुछ जून का समय है, ठीक है ना। जून का समय है, हमारा भारत जो है नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर 37 डिग्री के आसपास जो है होती है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि फिर इधर जो है गर्मी जो पड़ती है, यानी कि इस पोजीशन में, जबकि आपका कुछ दिसंबर का समय चलता रहेगा, ठीक। हम चूँकि हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम यहाँ पे कहीं रहेंगे या यहाँ पे कहीं रहेंगे, ठीक है, घूमते घूमते हुए। तो हमें जो है यहाँ पर जाड़े का समय हमारे लिए रहेगा दिसंबर में, लेकिन जो इसका प्रकाश है वो तो नीचे ज़्यादा पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो झुके हुए हैं, तो ये सूरज से दूर है, यानी कि हमारे तरफ सर्दी है। अब सूरज के नज़दीक कौन सा पोर्शन है? ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे के जितने कई सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ का पोर्शन है, तो वहाँ पर जो है गर्मी अपेक्षातया अधिक पड़ेगी उस समय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके अफ्रीका के आसपास में नीचे के पोर्शन पे पड़ती है तंजानिया और उसके नीचे के साइड में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका का पोर्शन है, उसके ऊपर के कुछ देश है, तो वहाँ पर गर्मी जो है अपेक्षातया ज़्यादा पड़ती है जितना हमारे भारत में पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक सूर्यातप का कारण है, मतलब सूर्यातप जो मिल रहा है, इंसोलेशन जो मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात की स्थिति कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर है हमारा सूरज, ठीक, यहाँ पर है सूरज। तो जब पृथ्वी घूम के सामने रहेगी, जैसे पृथ्वी इसके सामने है, ठीक, 24 घंटे में एक चक्कर लगभग पूरा करेगी, 23 घंटे, ठीक है ना, 23 घंटे 56 मिनट में, और मान लीजिए 24 घंटे मानते हैं लगभग। तो जब ये पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करने के पहले जब तक सूरज के सामने फेस की रहेगी तब तक तो यहाँ पर दिन की स्थिति रहेगी, परंतु जब ये रिवॉल्व करके ये पोर्शन पीछे चला जाएगा और ये अमेरिका का पोर्शन, उत्तरी अमेरिका का पोर्शन आगे आ जाएगा और दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन इधर आ जाएगा, इधर बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन अभी दिन में इधर दिन था इस पोर्शन में, ये पोर्शन पीछे हो जाएगा, तो वहाँ पर रात हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण पृथ्वी जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, और उससे जो सूरज के सामने हिस्सा पड़ रहा है वहाँ पर दिन रहता है, और 12 घंटे बाद जब उस हिस्से पर धूप नहीं पड़ती है तो रात हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है दिन और रात का, यही स्थिति है। लेकिन इसमें एक फंडा और है, एक फंडा ये है कि दिन और रात, चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, यानी कि टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक ना, थोड़ी सी ऑब्लिक्विटी है, कितनी है, 23 डिग्री 4 मिनट लिखा है, लेकिन 23.5 डिग्री मानते हैं, 23 डिग्री सॉरी सेंटीग्रेड में लगा रहा हूँ,
23.5 डिग्री हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, इसमें 23.4 दिया है, ठीक है। तो 23.5 मानिए, 23.5 के आसपास मानिए, ठीक है ना, इतनी एक्सिस पर झुकी हुई है अपनी। कहने का मतलब है कि जैसे फिर वही बात होती है कि ये पोर्शन झुका हुआ है, ये पोर्शन आगे आएगा, यहाँ का पोर्शन पीछे जाएगा, ये तो दिख रहा होगा ना। ये पोर्शन अगर ऐसे देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा जाएगी, किसी एक पॉइंट से देखिए, ये देखिए इतना दूर, ये थोड़ा आगे है तो इसकी कम डिस्टेंस, देख रहे हैं ना, इतनी डिस्टेंस कुछ आनी चाहिए थी, इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इतनी, ठीक। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि जो दिन और रात की स्थिति होगी वो कम और छोटी और अधिक होगी, जैसे छोटी और बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर दिन बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि ये पृथ्वी की ओर झुका हुआ है, ठीक, और यहाँ पर दिन होगा छोटा और होगी रात बड़ी, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी से दूर है, यानी कि यहाँ पर जल्दी ढलता हुआ सूरज दिखाई देगा, ठीक। परंतु एक ऐसा पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इस पोर्शन पर दिन और रात में अवधि में बहुत कम अंतर होगा, समझ रहे हैं, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, इतने का अंतर होगा। परंतु इधर दिन और रात कैसा होगा, यहाँ पर तो दिन जो है बहुत भयानक, जैसे मान लीजिए कि 16 घंटे का दिन हो गया, ठीक, और मात्र 8 घंटे की रात हुई। वही यहाँ पर क्या है कि 16 घंटे की रात हो रही है और 8 घंटे का दिन हो रहा है। उसी तरह पोल्स पर क्या होता है, पोल्स पर 6 महीना पूरा दिन और 6 महीने पूरी रात, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ और आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे 2-3 दिन है जो आई हुई छोटी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ लेता है, जिसका नाम है 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक। ये 2 स्थान आप ऐसे कैलेंडर में सोचो, कैलेंडर में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्च का समय है, मार्च का समय है मतलब कि जाड़ा जा रहा है, विंटर सीजन खत्म हो रहा है और समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक, या स्टार्ट हो चुका है। 21 मार्च को तो ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। और सितंबर का समय आप सोचोगे कि अब सूरज जो है वो धीरे धीरे दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिणायन मतलब कि सदर्न हेमिस्फेयर के साइड में, मतलब सदर्न साइड में जो है मूव कर रहा है पृथ्वी के अपेक्षातया। तो हम लोग का क्या होगा, विंटर सीजन स्टार्ट होगा, यानी कि इस तरह की सिचुएशन होगी कि अब हमारे वहाँ जाड़ा पड़ेगा, ठीक। तो इन दोनों डेट को आप याद कर लो कि सूरज का प्रकाश जो होता है हमारे वहाँ वो 12 घंटे से अधिक जो है हम लोग पाते हैं, और रात जो है इस समय छोटी होती है, ठीक, ठीक है ना। उसके बाद ठीक छोटी होती है। तो मैंने इसमें एक पॉइंट नहीं बताया, मैंने जो मेन पॉइंट था वो बताया नहीं कि 21 मार्च और 23 सितंबर वो 2 समय है कि 21 मार्च के पहले भी विंटर और 23 सितंबर के बाद भी विंटर, मतलब इसके बीच में, ये पॉइंट मैं मिस कर गया था, मैं उन दोनों डेट्स को बता रहा था। इसके बीच में यानी कि 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बीच में जितने महीने मैंने गिनवाए, इस समय हमेशा हमारा दिन बड़ा होता है हमारे भारत के लिए, ठीक है ना। भारत के रिस्पेक्ट में हमेशा दिन बड़ा होता है कि दिन होगा आपका 14 घंटे का, 15 घंटे का, 16 घंटे का। सुबह 5 बजे 4 बजे से ही बिल्कुल जो है उजाला होने लगेगा और शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जो है बिल्कुल उजाला रहेगा। परंतु इसके बाद यानी कि 21 मार्च से पहले का समय यानी कि फरवरी, जनवरी इस तरह का समय, और 23 सितंबर के बाद का समय, इस समय क्या होता है, धीरे धीरे रातें बड़ी होना शुरू होती हैं। और जाड़े की रात में तो आप देखना स्टार्ट करेंगे कि दिसंबर और जनवरी की जो हमारे वहाँ रातें होती हैं वो तो समझ जाइए कि 5 बजे से दिन ढल जाता है, 4:30, पौने 5, 5:15 तक दिन ढल जाता है, और सुबह भी जो है दिन खुलेगा तो 7, साढ़े 7, 8 इस तरह से फॉगी सिचुएशन रहती है, तो इतना सुबह में खुलता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं थी। अब अगला देखते हैं, सीज़न ऑन अर्थ। तो जो पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन होता है वो होता कैसे कि पृथ्वी अपने रोटेट तो कर ही रही है, यानी कि अपने अक्ष पर तो घूर्णन कर ही रही है, उसके साथ साथ सन के रिस्पेक्ट में भी जो है रिवॉल्व कर रही है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया फोटो एक मिला हुआ है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई पृथ्वी जो है ये उसका अक्ष दिखा रहा है, ये पृथ्वी का अक्ष है जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि ये आपका जून के आसपास का समय है, ठीक है। सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, ठीक। तो सदर्न में क्या होगा, विंटर होगा, क्यों, क्योंकि ये दूर है तो यहाँ पर ठीक से रोशनी पहुँचेगी नहीं, ठीक है ना। ये देखिए कुछ पोर्शन ऐसा भी है, तो ये पूरे पोर्शन में क्या होगा, विंटर का समय है, ठीक। कैसा समय है, सर्दी का समय है। और यहाँ पर क्या होगा, समर होगा। तो हमारे वहाँ देखिए हम लोग नदर हेमिस्फीयर में रहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 10 मिनट के आसपास, तो 8 मिनट के आसपास जो भी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का गर्मी, हम लोग भीषण गर्मी अभी झेल रहे हैं, ठीक है ना, वर्तमान समय में। अभी जून बाकी है, फिर जुलाई है ही,
ठीक है, तो काफ़ी गर्मी हम लोग झेल रहे हैं। फिर जुलाई अगस्त सितंबर से पृथ्वी घूमते घूमते रिवॉल्व करते 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 कुछ इस पोजीशन में आ जाती है। तो इस पोजीशन में जब आ जाती है तो ऐसा समझो कि यार दिन रात जो है लगभग लगभग बराबर होने लगता है, कि अब दिन रात बराबर है, दिन बड़ा नहीं है, दिन रात बराबर हो रहा है, ठीक है। और ये ऑटम का समय आ रहा है। ऑटम क्या होता है? ऑटम होता है पतझड़ का समय, ठीक ना। पतझड़ का समय आएगा कहाँ? नॉर्दर्न में, यानी कि जो नॉर्थ क्षेत्र है हमारा, जो एरिया है, ठीक ना, उस समय ऑटम, यानी कि हम लोग में आप देखेंगे अगस्त सितंबर में पतझड़ का समय होता है, पत्ते से सारे गिर जाते हैं, ठीक है ना, और फिर नए पत्ते लगते हैं। वहीं अगर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड अन्य चीज़ें हैं, तो वहाँ स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन मतलब होता है जो स्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बसंत ऋतु। तो सदर्न हेमिस्फीयर में। और वही बसंत ऋतु हमें कब मिलती है? वो बसंत ऋतु हमें मिलती है यहाँ पर, देखिए नॉर्दर्न में हेमिस्फीयर मिलता है, ठीक। हमें मार्च और के आसपास में, आपको पता है कि बसंत पंचमी की हम लोग पूजा करते हैं और बसंत ऋतु जो है आगमन हुआ रहता है, ठीक। सब कुछ नया साल लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दिसंबर का देख लिया आपने पोर्शन। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो आपका दूर चला गया सूरज से, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर पास में आ गया, यानी कि हम लोग के पास दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में, इस सब में क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी, ठीक। तो ये कुल मिला के इस तरह से ऋतु परिवर्तन जो हम लोग के वहाँ होता है। मैंने फिर से क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। जिन मित्रों को नहीं समझ में आएगा वो देख लेंगे, और जिन्हें समझ में आ गया होगा वो जो है लेक्चर को क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पोर्शन नहीं पढ़ाऊँगा कोई, ठीक। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया कि सबसे पहले अर्थ मूव करना स्टार्ट करती है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है ना। थोड़ी सी ऑब्लिक्विटी है, ऑब्लिक्विटी मतलब कि थोड़ा सा वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। मैंने कहा कि जब अर्थ झुकी हुई है तो ये पोर्शन ही, चूंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यानी कि जो भारत की स्थिति है वो कहाँ है? कुछ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है, ठीक, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर। तो जब ये अर्थ झुकेगी, ठीक, और हम लोग घूम के कहीं यहाँ आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग को सन की पूरी पर्याप्त रोशनी मिलेगी। यहाँ पे मिल रही है, तो हमें इतनी ज़्यादा मिल रही है कि हमें गर्मी हो रही है, ठीक। परंतु जब धीरे धीरे मूव करते करते ऐसी सिचुएशन में, अक्टूबर सितंबर के आसपास में ऐसी सिचुएशन में आएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी ऐसी रोशनी मिलने लगेगी कि दिन और रात बराबर होने वाली स्थिति होगी, तो हमें पतझड़ का मौसम मिलेगा। और जो हमारा सदर्न एरिया है, मतलब जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल जो भी कंट्रीज इधर आती हैं, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा स्प्रिंग सीजन, यानी कि मस्त सुहाना मौसम ही मिलेगा, लेकिन स्प्रिंग सीजन मिल रहा है, ठीक है। और फिर दिसंबर के आसपास में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के एरिया में क्या होगा कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कहीं हम लोग की पृथ्वी है, सॉरी हम लोग का इंडिया यहाँ पर कहीं है, ठीक। तो अब ये पोर्शन सूरज के नज़दीक हो गया और ये पोर्शन काफ़ी दूर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को जो है जाड़े का सामना करना होगा। सूरज की रोशनी लेट से आ रही है, लेट से छोटा दिन होगा, बड़ी रातें होंगी, और सेम यही चीज़ यहाँ का अपोजिट हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ पोर्शन था जो मैं आपको आज पढ़ाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरे लिए कोई आपके पास सुझाव है कि सर कुछ और फोटोज़ डाल सकते हैं, या फिर मैं कुछ टाइप करके कोई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है, तो उसकी मैं कोशिश करूँगा। हालांकि उतना समय नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लिख के ही पढ़ाया जाए आप लोगों को। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बाकी लेक्चर अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जिन भी दोस्तों को 2023 के लिए जीएस पढ़नी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत एक टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो जिसको जीएस पढ़नी है वो 1 साल आराम से, मतलब 1 साल 6 महीना 3 महीना, जब तक भी ये कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, तब तक वो पढ़ सकता है। अगर कोई हमारे पेड बैचेज आएंगे तो वो बाद में फर्दर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।